दोस्तों आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 6 इम्पोर्टेंट नियम बताने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखें। मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड नियम आपको बताए हैं। मेरा पिछला वीडियो न देखें हो तो उसे जरूर देखें। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज देखें 16वां दिन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज मैं आपको 6 नियम बताऊंगा कि एक एपोस्ट्रोफी बराबर एक वचन क्रिया और 2 एपोस्ट्रोफी बराबर बहुवचन क्रिया। कल हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया, 2 आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया। उसी तरह से एक एपोस्ट्रोफी बराबर एक वचन क्रिया, 2 एपोस्ट्रोफी बराबर बहुवचन क्रिया। एक माने एक वचन, 2 माने बहुवचन, 2 माने बहुवचन। द प्लस एडजेक्टिव बराबर बहुवचन क्रिया। मच मोर बराबर एक वचन क्रिया। CIG एंड CIG बराबर बहुवचन क्रिया और EEN एंड EEN बराबर एक वचन क्रिया। अब आप 6 नियम अच्छे से समझिए। पहला है एक एपोस्ट्रोफी बराबर एक वचन क्रिया। तो दोस्तों अब बारी बारी से एक एक नियम देखें। एक एपोस्ट्रोफी बराबर एक वचन क्रिया। हम आपको एपोस्ट्रोफी के बारे में बता दें। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। संबंधवाचक चिन्हों का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की, के, का, की, के। एपोस्ट्रोफी मतलब का, की, के। तो इसका हम प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। देखें, पहला आप लगाकर, आप माने का, की, के। दूसरा एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी यस माने भी का, की, के, आप माने का, की, के। एपोस्ट्रोफी यस माने भी होता है का, की, के। और तीसरा प्रयोग होता है सिर्फ एपोस्ट्रोफी। इस एपोस्ट्रोफी माने भी होता है का, की, के। दोस्तों इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझना पड़ेगा ही। देखें, आप का प्रयोग, एक उदाहरण देख लीजिए। राम का भाई जा रहा है। राम का भाई जा रहा है। तो राम्स ब्रदर इज गोइंग। राम जो है सजीव नाउन है, तो सजीव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगता है। सजीव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगता है। राम्स ब्रदर इज गोइंग। राम्स ब्रदर इज गोइंग। तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है सिर्फ सजीव नाउन के साथ। सजीव का एक वचन नाउन हो, सजीव नाउन रहे प्लस एक वचन रहे, तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है। दूसरी बात देखें, मेरे गांव का नाम, मेरे गांव का नाम सराय चंदन है। मेरे गांव का नाम सराय चंदन है। मेरे कॉलेज का नाम गुजराती राम विलास पब्लिक स्कूल है। तो देखें, मेरा गांव, ये गांव जो है निर्जीव है। गांव जो है निर्जीव है। निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है। निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है। तो मेरे गांव का नाम अगर हम लिखते हैं माई विलेज नेम इज सराय चंदन, तो गलत हो जाएगा।
क्या होगा इसका? द नेम ऑफ माई विलेज, द नेम ऑफ माई विलेज इज सराय चंदन, द नेम ऑफ माई विलेज इज सराय चंदन। मेरे शहर का नाम मछली शहर है। द नेम ऑफ माई सिटी इज मछली शहर, द नेम ऑफ माई स्टेट इज उत्तर प्रदेश, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। तो निर्जीव के साथ हमेशा क्या लगता है? आप लगता है, और सजीव के साथ एपोस्ट्रॉफी यस लगती है। अब आप देखें कि ये सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगती है? सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग जब कोई बहुवचन का नाउन रहे, कोई नाउन बहुवचन का रहे, बहुवचन का नाउन रहे और बहुवचन बना हो यस लगा कर, बातें दो, नाउन भी बहुवचन होना चाहिए और उस बहुवचन में यस लगा कर बहुवचन बना रहे। जैसे मैन का बहुवचन मैन, ये उसमें नहीं होगा, उसमें यस नहीं लगा है। तो देखिए एक उदाहरण तीसरा, लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल दूर है, लड़कों का स्कूल दूर है। लड़कों, लड़कों का अंग्रेजी बॉयज, ये बहुवचन नाउन है और यस लगाकर बहुवचन बना हुआ है। लड़कियों का स्कूल दूर है, गर्ल्स। तो कोई नाउन बहुवचन का हो और उसमें यस लगाकर बहुवचन बनाया गया हो, तो ऐसे नाउन के साथ, ऐसे बहुवचन नाउन के साथ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगती है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगती है। बॉयस स्कूल, बॉयस स्कूल इज फार, बॉयस स्कूल इज फार। लड़कों का स्कूल दूर है, स्कूल एक ही है, लड़के भले ही बहुत हैं, सारे लड़कों का जहां पढ़ने जा रहे हैं तो वह स्कूल तो एक ही है, इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। बॉयज स्कूल इज फार, लड़कियों का स्कूल नजदीक है, गर्ल्स स्कूल इज नियर। दोस्तों हमने बताया आप का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग। आप का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है, एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग सजीव के साथ होता है और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नाउन अगर बहुवचन हो और बहुवचन नाउन में यस लगा हो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। तो ये 3 नियम था। इसके साथ एक चीज और बता दें कि किसी भी सेंटेंस में 2 बार एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है, मतलब 2 बार एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं लिख दूं, मेरे भाई के दोस्त का घर बहुत अच्छा है, मेरे भाई के दोस्त का घर बहुत अच्छा है। अगर हम लिख दें माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स होम इज वेरी गुड, आपको लगेगा कि ये सही है। इसमें 2 बार एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दिए। कभी कभी औरतें काकी की लगाकर बहुत लंबा सेंटेंस बनाती हैं, मेरे पति के, ससुर के, देवरानी के, जेठानी के, दुनिया भर का बात, मेरे मामा के, भतीजे के,
जीजा के, पड़ोसी के, घर के, छोटे भाई को एक सर्प ने काट लिया। दुनिया भर का रिलेशन बनाएंगे, उसमें काकी के लगाए रहेंगे। मेरे भाई के दोस्त का घर बहुत अच्छा है, मेरे भाई के दोस्त के का घर बहुत अच्छा है। तो माई ब्रदर्स फ्रेंड्स होम इज वेरी गुड। तो ये के पोट्राफी यस यहाँ लग गई, ए के पोट्राफी यस यहाँ लग गई। तो डबल एपोट्राफी यस का प्रयोग नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। तो सही क्या है? देखिए, मेरे भाई के दोस्त का घर, जो अंत में जो नाउन दिया रहे उसको आप पहले लिखिए और उसके पहले द लगाइए। द होम ऑफ, घर का अंग्रेजी द होम, का अंग्रेजी ऑफ, द होम ऑफ, दोस्त का अंग्रेजी द फ्रेंड, द होम ऑफ। अब इसमें एक ही पोट्राफिस काम चल जाएगा। द होम ऑफ माई ब्रदर्स, द होम ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड इज वेरी गुड। द होम ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड इज वेरी गुड। आप देखें, एक ही एपोट्राफी लगी है, तो डबल एपोट्राफी का प्रयोग गलत होता है। अब आप आ जाइए इस पर कि एक एपोट्राफी में एक वचन क्रिया आनी चाहिए और दो एपोट्राफी रहे तो बहुवचन क्रिया लगनी चाहिए। देखें, राम एंड श्याम से स्कूल, राम एंड श्याम से स्कूल इज वेरी फार। अब दूसरा देखें, राम से एंड श्याम से स्कूल से आर वेरी फार। तो नियम कहता है कि एक एपोट्राफी बराबर एक वचन क्रिया, दो एपोट्राफी बराबर बहुवचन क्रिया। तो देखिए, राम एंड श्याम में सिर्फ एक एपोट्राफी लगा है, इसका मतलब राम और श्याम का स्कूल। ये जो स्कूल है ये राम और श्याम दोनों का ही है, ये जो स्कूल है राम और श्याम दोनों का ही है। राम और श्याम का स्कूल बहुत दूर है। जिस स्कूल में राम पढ़ता है उसी स्कूल में श्याम पढ़ता है। अगर एक एपोट्राफी दिया रहे तो समझ जाइए कि वह चीज जो है दोनों के साझे की है, दोनों की साझे की है। कोई दुकान हो, दो लोग उसमें साझेदार हो, कैसे पता लगेगा कि दो लोग साझेदार हैं? अगर एक ही एपोट्राफी लगी है, समझ जाइए कि वह चीज दोनों की साझे की है। अलग अलग एपोट्राफी लगा हो, समझ लीजिए कि वह दोनों का अलग अलग चीज है, वह चीज अलग अलग है। राम एंड श्याम स्कूल, तो जब साझे की है तो एक स्कूल में यस नहीं लगा है, जब अलग अलग है तो दो स्कूल हो गए। राम एंड श्याम स्कूल, राम का स्कूल अलग है, श्याम का स्कूल अलग है और दोनों बहुत दूर है। तो क्या लगा दिए? आर। यहाँ पर क्या लगा दिए? इज। एक एपोट्राफी बराबर एक वचन क्रिया और दो एपोट्राफी बराबर बहुवचन क्रिया। हमने कहा डबल एपोट्राफी का प्रयोग गलत है, लेकिन जब एंड से जो नाउन जुड़े हों, एंड से जब दो नाउन जुड़े हैं, समझ लीजिए दो सेंटेंस को एक में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर डबल एपोट्राफी वाला नियम नहीं काम करेगा। एक ही सेंटेंस हो, उसमें दो तीन बार एपोट्राफी यस आ जाए, समझ लीजिए कि वह गलत है। ये एंड से जुड़ा है, डबल एपोट्राफी आ रहा है, कहने का मतलब दो सेंटेंस एक में जुड़ा है। राम से स्कूल इज वेरी फार, श्याम से स्कूल इज वेरी फार,
दो सेंटेंस हो गए, दोनों को एक में जोड़ दीजिए तो हो गया राम सैन श्याम से स्कूल आर वेरी फार। तो एक एपोट्राफी बराबर एक वचन क्रिया, दो एपोट्राफी बराबर बहुवचन क्रिया। ये हमने आपको दो नियम बता दिया, एक एपोट्राफी बराबर एक वचन क्रिया और दो एपोट्राफी बराबर बहुवचन क्रिया। अब आप तीसरा नियम देखें, द प्लस एडजेक्टिव, अगर द प्लस एडजेक्टिव रहे तो इसके साथ हमेशा क्रिया बहुवचन की आती है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिसे कहा जाए ईमानदार लोग मेहनती होते हैं, तो आप सीधा लिखिए द हानेस्ट आर लेबोरियस, द हानेस्ट आर लेबोरियस। आलसी लोग बेईमान होते हैं, तो द लेजी आर डिसहानेस्ट, द लेजी आर डिसहानेस्ट। अमीर लोग आलसी होते हैं, द रिच आर लेजी। हमने द लिखा, ये हानेस्ट एडजेक्टिव है, लेजी एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब ध्यान देने वाली बात, अगर हम लिखते द हानेस्ट मैन इज लेबोरियस या द हानेस्ट मैन आर लेबोरियस, ये गलत होगा। द एडजेक्टिव के बाद कभी नाउन नहीं आना चाहिए, द एडजेक्टिव के बाद कभी नाउन नहीं आना चाहिए, और द एडजेक्टिव के बाद क्रिया हमेशा बहुवचन आनी चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू लगाइए, कॉन्टिन्यूअस का है तो आर लगाइए, वाज वर लगाना है तो वर लगाइए, हैज हैव लगाना है तो हैव लगाइए। द एडजेक्टिव बराबर बहुवचन क्रिया, इसको भी आप समझते रहिए। ये था तीसरा नियम। अब देखें चौथा नियम, CIG एंड CIG बराबर बहुवचन क्रिया। अब आप समझिए CIG मतलब क्या हुआ, तो देखें क्लाज एंड क्लाज बराबर बहुवचन क्रिया। सी माने क्लाज, अगर दो क्लाज एंड से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा बहुवचन लगनी चाहिए। दो क्लाज एंड से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा बहुवचन लगनी चाहिए। आई एंड आई बराबर बहुवचन क्रिया। दो इन्फिनिटिव अगर एंड से जुड़े हों, इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव बराबर बहुवचन क्रिया। इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव बराबर बहुवचन क्रिया। जी एंड जी बराबर बहुवचन क्रिया। जीरंड एंड जीरंड बराबर बहुवचन क्रिया। क्लाज एंड क्लाज बराबर बहुवचन क्रिया। इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव बराबर बहुवचन क्रिया। जीरंड एंड जीरंड बराबर बहुवचन क्रिया। एक एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें पहला उदाहरण देखें, वेयर शी लीव्स एंड व्हाट शी डज। Where she lives and what she does are
not known to me, where she lives and what she does are not known to me. वह कहाँ रहती है और वह क्या करती है मुझे पता नहीं है। वह क्या लिखता है और वह क्या पढ़ता है मुझे पता नहीं है। What he writes and what he reads are not known to me. are not known to me. वह क्या खाता है और क्या कमाता है मुझे पता नहीं है। What he earns and what he sells are not known to me. क्या कमाता है क्या बेचता है मुझे पता नहीं। देखें वेयर सी लीव्स ये क्लाज हो गया, वार सी डज क्लाज हो गया। दो क्लाज एंड से जुड़े रहे तो क्रिया हमेशा बहुवचन। वैसे भी नो के साथ अगर पैसू वाइस में हमेशा टू लगा रहता है। नोन के पैसू नोन टू, नोन के अगर थर्ड फॉर्म है उसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू ही आता है। ये बात समझ में आई दोस्तों। क्लाज एंड क्लाज बराबर बहुवचन क्रिया। क्लाज किसे कहते हैं? शब्दों का समूह जिसमें कर्ता और क्रिया हो क्लाज कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाज। क्लाज जो है बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होता है। एक सेंटेंस में भी कर्ता और क्रिया होते हैं, क्लाज उसी का छोटा भाग होता है और छोटे भाग में भी कर्ता और क्रिया होती है। क्लाज में कर्ता क्रिया होती है, जैसे सेंटेंस होता है वैसे क्लाज होता है। सेंटेंस बड़ा भाई, क्लाज जो है छोटा भाई। तो क्लाज एंड क्लाज बराबर बहुवचन क्रिया। अब आप देखें दूसरा, इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव बराबर बहुवचन क्रिया। टू रन एंड टू प्ले, to run and to play are good exercise क्रिया के पहले टू आ जाए, क्रिया के पहले टू लग जाए तो उसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। हिंदी में इसका मतलब होता है नानी ने। टू रन एंड टू प्ले आर गुड एक्सरसाइज, दौड़ना और खेलना अच्छा व्यायाम है। टू रीड एंड टू राइट आर गुड एक्सरसाइज, लिखना और पढ़ना अच्छा अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है। एक इन्फिनिटिव और एंड के बाद इन्फिनिटिव बराबर क्रिया बहुवचन। आई एंड आई बराबर बहुवचन क्रिया। क्रिया के पहले टू लगा दीजिए, उसका हिंदी में अर्थ ना आता है, इसी कहते हैं इन्फिनिटिव। अब आप देखें जीरंड एंड जीरंड बराबर बहुवचन क्रिया। अगर हम लिख दे रनिंग एंड प्लेइंग, रनिंग एंड प्लेइंग आर गुड एक्सरसाइज, रनिंग एंड प्लेइंग आर गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग दोस्तों देखिए आर यूजन था, हमने एक एन और बढ़ा दिया। नियम यही कहता है कि अगर किसी वर्ब में दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल हो, दो कॉन्सोनेंट हो किनारे किनारे, बीच में एक ही वावेल हो, तो आईएनजी लगाने के लिए इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। रन का आईएनजी एक एन और लगाकर आईएनजी लगा दीजिए। आर कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, यू वावेल है, तो एन को डबल कर दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। प्ले में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर वाई कॉन्सोनेंट है, यल यहाँ दो दो कॉन्सोनेंट है, तो जब दोनों तरफ एक एक कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल हो तो आप डबल कर दीजिए। अच्छा जीरंड भी यही है,
कि क्रिया में आईएनजी लगा रहे हैं, जब क्रिया में आईएनजी लगा रहे हैं और हिंदी में उसका अर्थ नाने नहीं आ जाए तो इसी को कहते हैं जीरंड, इसी को कहते हैं जीरंड। क्रिया के पहले टू रहे उसमें नाने नहीं आ जाए तो उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, वर्ब प्लस आईएनजी इज कॉल्ड जीरंड। लेकिन जीरंड में अर्थ निश्चित रूप से ना आना चाहिए, अगर ना नहीं आया तो अजीरंड नहीं होगा। आई सा हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा। प्लेइंग में आईएनजी है लेकिन उसमें ना नहीं आया, वह प्लेइंग जो है जीरंड नहीं है बल्कि पार्टिसिपल है। फिर एक बार फिर देख लीजिए, अगर वर्ब में आईएनजी रहे और उसकी हिंदी जो है हुए रहे तो उसे कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। क्रिया में आईएनजी रहे, हिंदी में ना आना चाहिए। नानी आई कंद लाए, क्रिया में आईएनजी रहे, हिंदी में नानी नहीं रहे तो होता है जीरंड। अगर नानी न रहे तो वह होता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। तो रनिंग एंड प्लेइंग आर गुड एक्सरसाइज, एक जीरंड एंड एक जीरंड बराबर बहुवचन क्रिया। तो दोस्तों ये था चौथा नियम। अब लास्ट में पांचवा नियम एक देख लीजिए। EEEN एंड EEEN बराबर एक वचन क्रिया बराबर एक वचन का प्रोनाउन बराबर एक वचन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। EEEN एंड EEEN बराबर एक वचन क्रिया बराबर एक वचन का प्रोनाउन बराबर एक वचन का रिफ्लेक्सिव। देखिए, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर अगर हम लिख दें ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की अपना काम खुद कर रही है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल है, गर्ल के लिए हर, बॉय के लिए ही। लेकिन ध्यान दीजिए यह पुरुष प्रधान समाज है, तो बॉय है गर्ल है, इसमें महत्व हमेशा बॉय को दिया जाएगा, मैस्कुलिन को दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हिज लगाना और हिमसेल्फ लगाना सही है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। तो ईच नाउन एंड ईच नाउन बराबर एक वचन क्रिया, एवरी नाउन एंड एवरी नाउन बराबर एक वचन क्रिया। यही लिख देते एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज डूइंग हिज वर्क हिज हिमसेल्फ। ई से आइदर, आइदर बॉय एंड आइदर गर्ल इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। नाइदर बॉय एंड नाइदर गर्ल इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। नो बॉय एंड नो गर्ल इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। एक और देख लीजिए, नो नाउन एंड नो नाउन, नो नाउन एंड नो नाउन, यह भी इसके साथ भी हमेशा एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। नो नाउन एंड नो नाउन बराबर एक वचन क्रिया। नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल, नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल इज हॉनेस्ट। तो नो इधर भी रहे, नो के बाद नाउन एंड नो के बाद फिर नाउन, तो क्रिया हमेशा एक वचन। ईच नाउन एंड ईच नाउन, एवरी नाउन एंड एवरी नाउन, आइदर नाउन एंड आइदर नाउन, आइदर नाउन एंड आइदर नाउन, नो नाउन एंड नो नाउन बराबर एक वचन क्रिया। दोस्तों कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कैसा लगता है। धन्यवाद।